नमस्कार प्यारे साथियों। हम जो पुराने प्रश्न पत्रों की जो आए हुए पेपरों की हम श्रृंखला चला रहे थे उसी में आज हमारा अगला वीडियो है 2018 की जो फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आई थी 2018 में, जिसका एग्ज़ाम 3 जनवरी 2020 को हुआ था। उसका प्रश्न पत्र आज हम हल करेंगे साथियों। और ये प्रश्न पत्र भी मैंने दिया था, इससे पिछला जो मैंने आपको हल करवाया वो भी पेपर मैंने दिया था। और ये पेपर तो मैंने लगभग 1 साल अच्छी खासी तैयारी करके दिया था, लेकिन फिर भी इसमें मेरा हिंदी का पेपर तो ये अच्छा हुआ था, पर जीके में बिल्कुल मेरा अच्छा नहीं हुआ था, तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ इसमें भी। हाँ, मैंने तैयारी इसकी अच्छी खासी की थी, पूरी साल पढ़ी थी मैं, लेकिन फिर वही है, मैंने आपको बताया वीडियोज़ में जैसे कि मेरा पढ़ने का तरीका सही नहीं था। मुझे ये नहीं पता था किस प्रकार का क्या पेपर आता है। हाँ, मेरे पास जो बुक थी उनको मैं पढ़ती रहती थी, याद भी अच्छा खासा हुआ था, लेकिन फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे, जैसे इसमें शुरुआती प्रश्न हैं वो तो एक गद्य दिया गया है, उसके प्रश्न दिए गए हैं। तो गद्य तो हमारे नया आता है हर बार, गद्य हो या पद्य हो, तो उसके जो है प्रश्न हम नहीं देखेंगे। हम यहाँ से शुरू करेंगे 7 नंबर प्रश्न 7 नंबर प्रश्न से हम शुरू करेंगे। जो पत्राचार वाले जो हमारे बिंदु हैं उसमें से है ये प्रश्न। राजपत्र में प्रकाशित होने वाला पत्र इनमें से कौन सा है? तो राजपत्र में प्रकाशित जो गजट होता है उसमें प्रकाशित होने वाली पत्र जो है वो अधिसूचना है। जो पत्र अनेक विभागों, व्यक्तियों या शाखाओं को भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे परिपत्र कहते हैं। यानी ये एक ही परिपत्र निकाला जाता है, लेकिन बहुत सारे कार्यालयों के लिए निकाला जाता है, तो एक विभाग से दूसरे विभाग या कई शाखाओं में इसको भेजा जाता है, इसलिए इसको परिपत्र कहते हैं। ये आपके 4 या 5 पॉइंट हैं, इनमें से थोड़ी थोड़ी जानकारी भी आप याद कर लोगे तो इसमें से ही प्रश्न आ जाता है। अब जैसे आपने पढ़ा है तो आप इस प्रश्न को पढ़ते ही कर दोगे कि राजपत्र में कौन सा पत्र प्रकाशित होता है और अनेक शाखाओं को, विभागों को कौन सा भेजा जाता है। तो आप बहुत ही आसान प्रश्न आते हैं इसमें से, और 4-5 प्रश्न आते हैं। तो आप ये प्रश्न इसका उत्तर हो जाएगा परिपत्र। अगला हमारा प्रश्न है, सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा सामान आपूर्ति या निर्माण आदि कार्यों हेतु इनमें से कौन सा पत्र समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है? तो ये है निविदा, क्योंकि निविदा के माध्यम से ही किसी भी सरकारी प्रतिष्ठान हो या प्राइवेट हो, जिसको अपने कोई सामान की आपूर्ति करनी हो, कोई निर्माण कार्य करवाना हो, तो वो निविदा के माध्यम से ही समाचार पत्रों में निविदा प्रकाशित करके सूचना देता है। हिंदी शब्दकोश में इनमें से कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? जैसे कि इस बार आपके ये टॉपिक है नहीं, तो इसमें तो अक्षमा सबसे पहले आएगा, क्योंकि अक्षमा में क्या है? क है, तो ये सबसे पहले आएगा। उच्छिष्ट शब्द का सही संधि विच्छेद इनमें से कौन सा है? तो इसका है उत प्लस शिष्ट। निम्नलिखित में से वर्दी संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो महोत्सुके, पवित्र, लोकेशना, महेश्वरीय। मैंने तो साथियों संधि के नियम में मेरे सारे याद नहीं हुए थे, मैंने तो इसी प्रकार से याद किया था। जैसे वर्दी संधि में क्या होता है? मात्राओं में वृद्धि होती है, यानी डबल मात्रा हो जाती है, तो इसमें भी डबल मात्रा है, इसमें भी डबल है, इसमें भी डबल है। और पवित्र जो है इसमें डबल मात्रा नहीं है, तो ये वर्दी संधि का उदाहरण नहीं है। पवित्र किस संधि का उदाहरण है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द द्विगु समास के उदाहरण हैं? द्विगु यानी जो संख्यावाची पद होता है, तो दशानन, यथेच्छा, द्विगु समास के सभी, यानी दोनों उदाहरण द्विगु समास के होने चाहिए। तो इसमें दशानन तो है, फिर दशानन भी बहुवीरी समास में आता है साथियों, यथेच्छा भी नहीं है। इसमें है सप्ताह और शताब्दी, ये दोनों ही द्विगु समास के उदाहरण हैं। इसमें त्रिलोचन को अगर हम द्विगु में माने, वैसे तो त्रिलोचन बहुवीरी समास में आता है, फिर भी लेकिन इसको माने ये बहुवीरी में आ जाता है, तो ये जो है इसका द्विगु का नहीं है। फिर चतुर्भुज और प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष द्विगु का नहीं है, तो ये इसका सही उत्तर हो जाएगा सप्ताह और शताब्दी। फिर अजेब कतरा शब्द में कौन सा समास है? तो जेब कतरा जो शब्द है इसमें है कर्म तत्पुरुष, क्योंकि इसमें तत्पुरुष के ही 3 वेद तत्पुरुष के दे रखे हैं, संप्रदान दे रखा है, कर्म दे रखा है, कर्मधारी और अविभव अलग दे रखे हैं, तो इसमें कर्म तत्पुरुष होगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है? तो ये आप देखेंगे अनुदात और अनुरोध, इन्हीं दोनों में नहीं है, बाकी सभी में अनु उपसर्ग है। इसमें अन धन उदात आएगा, तो ये दोनों शब्दों में होना चाहिए, दोनों शब्दों में अनु उपसर्ग इसमें नहीं है। निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? तो कृत प्रत्यय मारक, दानव, लड़ाकू, करणीय, इन सभी में कृत प्रत्यय है, क्योंकि ये क्रिया शब्द या धातु शब्द में लगकर बने हैं। और दानव शब्द है, इसमें कृत प्रत्यय नहीं है, क्योंकि दानव एक संज्ञा शब्द होता है, तो इसमें ये संज्ञा शब्द हो, सर्वनाम हो, विशेषण, उसमें जो लगते हैं वो तद्धित प्रत्यय होते हैं, और जो क्रिया या धातु के साथ लगते हैं वो कृत प्रत्यय होते हैं। तो इन तीनों में कृत प्रत्यय है और इसमें नहीं है।
इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची नहीं हैं? तो दुकुल वसंत पर्यायवाची हैं वस्त्र के, कच्च कुंतल भी पर्यायवाची हैं, गगन शून्य ये भी पर्यायवाची हैं, और तट और मंदार ये दोनों आपस में पर्यायवाची नहीं हैं। किस विकल्प में सभी शब्द सरस्वती के पर्यायवाची नहीं हैं? तो गिरा हंस वाहिनी सरस्वती माँ के पर्यायवाची हैं, वागीश्वरी वांगमयी ये भी सरस्वती माँ के पर्यायवाची हैं, सुरभि वीणा पाणी इसमें से सुरभि जो है वो माँ सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, शारदा और भारती भी माँ सरस्वती के पर्यायवाची हैं, तो इसमें से नहीं है वो पूछा है, तो इसमें से सुरभि नहीं है। इनमें से किस विकल्प में सही विलोम शब्द नहीं है? इप्सित अभिषिक्त इसमें ही सही विलोम शब्द नहीं है, उर्वर का अनुर्वर होता है, बीरू का निर्भीक होता है, श्वेत का श्याम होता है, इसमें ही ये गलत हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? ऊर्ध्व आध्यात्मिक आध्यात्मिक नहीं होता साथियों, आध्यात्मिक होता है। श्रृंगार भी गलत है, इसमें श्रेय आधा आएगा। केंद्रीय व्यावसायिक और शुद्धिकरण ये दोनों शब्द जो हैं वो शुद्ध हैं। सन्यासी भी गलत है, और मृत्यु उपरांत इनमें से भी दोनों शब्द शुद्ध नहीं हैं। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द अशुद्ध हैं? यानी यहाँ उल्टा पूछ लिया, यहाँ दोनों शब्द शुद्ध होने चाहिए थे और यहाँ अशुद्ध हैं। तो सदोपदेश और निष्कपटी इसमें से सदोपदेश नहीं तो सदुपदेश होता है, तो ये अशुद्ध हैं। बाकी के सारे निरपराध, पत्नी, तदुपरांत, प्रकृति, निर्नुनासिक, प्रतीक्षा ये सारे के सारे शब्द जो हैं शुद्ध हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? तुलसी ने मानस की रचना लिखी, अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया, कालचक्र के पहिए से बचना संभव नहीं है, लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करके रोने लगे। तो कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य कौन सा? तो शुद्ध पूछा है साथियों, तो तुलसी ने मानस की रचना लिखी नहीं आएगा, तुलसी ने मानस की रचना की। अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया, शुद्ध वाक्य कौन सा है? शुद्ध वाक्य इसमें ये हो जाएगा साथियों, अपराधी को मृत्यु दंड दिया गया। हालांकि इसमें इन्होंने उत्तर दिया नहीं है, हाँ ये उत्तर दे रखा है या नीचे दे रखा है, इन्होंने आगे नहीं, 20 का शुद्ध हो जाएगा। काल चक्कर के पहिए, क्योंकि चक्कर और पहिया एक ही होता है, तो ये शब्द भी ये वाक्य भी गलत हो गया। और लक्ष्मण के मूर्छित होने पर राम विलाप करने लगे, यही आएगा, विलाप करके रोने लगे नहीं, क्योंकि विलाप और रोना एक ही शब्द है। अगला है, इनमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो अब हम पुस्तक पढ़ेंगे। शुद्ध वाक्य है, वह अपने ससुराल गया है, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ, मुझे उनकी अपेक्षा सबसे अधिक अंक मिले। तो ये शब्द वाक्य जो है यहाँ अशुद्ध है, सबसे नहीं आएगा, मुझे उनकी अपेक्षा अधिक अंक मिले ये आ जाएगा अपेक्षा। फिर यहाँ सबसे जो है वो अलग अधिक दे रखा है इन्होंने। अद्य और आद्य शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है? तो अद्य और आद्य का मतलब है, अद्य का मतलब होता है आज और आद्य का मतलब होता है प्रथम। ये पहले ही इसमें जो है इस विकल्प अद्य और आद्य का जो सही अर्थ है वो पहले विकल्प में ही है। कोड़ी और कौड़ी शब्द युग्म का सही अर्थ किस विकल्प में है? तो इसमें कोड़ी जो होती है वो 20 का समूह होता है, और कौड़ी एक समुद्री जीव का खोल होता है, यानी उसका बाहरी जो आवरण होता है वो होता है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? तो इसमें है अभियुक्त। जिस पर अभियोग यानी मुकदमा चल रहा हो वो अभियुक्त होता है। पाप करने पर पाप मुक्त होने के लिए किया जाने वाला कार्य, इस वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा है? तो होता है प्रायश्चित, यानी किसी से पाप हो जाता है तो फिर वो प्रायश्चित करता है। अगला है, किस विकल्प में कोई भी शब्द अनेकार्थक शब्द अर्क का अर्थबोधक नहीं है? तो इसमें सूर्य, मदार अर्क का अर्थबोधक होता है। इंद्र, अग्नि, स्फटिक, प्रकाश किरण ये भी होता है। कामदेव और घी ये इसके अर्थबोधक नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? समाचार के 6 ककार होते हैं, ये बिल्कुल सही है। कथन सही नहीं है, गलत पूछ रहा है। प्रथम 4 ककार के उत्तर समाचार के निचले भाग में दिए जाते हैं, ये यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रथम 4 ककार का जो होता है वो जो इंट्रो होता है यानी मुख्य जो भाग होता है उसी में दिए जाते हैं, तो ये यहाँ गलत हो गया। समाचार की शुरुआत जिन पंक्तियों से होती है उसे समाचार का इंट्रो कहा जाता है। समाचार लेखन की सबसे उपयोगी व लोकप्रिय शैली उल्टा पिरामिड शैली ही सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? रिपोर्टाज आंखों देखी कानों सुनी घटनाओं पर आधारित होता है, कल्पना पर नहीं, सही नहीं है, गलत पूछा है। तो ये बिल्कुल सही है, कल्पना पर आधारित नहीं होता, आंखों देखी या कानों सुनी घटना पर आधारित होती है। रिपोर्टाज जो एक लेखन विधा है हिंदी की। रिपोर्टाज लेखक को पत्रकार और कलाकार की दोहरी भूमिका निभानी पड़ती है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि रिपोर्टाज को थोड़ा काव्यमय रूप देना पड़ता है, इसलिए वो पत्रकार भी होना चाहिए और कलाकार भी। रिपोर्टाज में तथ्यों के साथ ही भावप्रवणता भी रहती है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि तभी वो कलाकार होना चाहिए। पत्रकार तो सिर्फ तथ्यों को पेश कर सकता है, लेकिन वो कलाकार भी होना चाहिए साथ में, तभी वो भावप्रवणता ला पाएगा उस रचना में। रिपोर्टाज में कथा तत्व नहीं होना चाहिए, यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि कथा तत्व तो होना ही चाहिए।
डायरी लेखन के विषय में कौन सा कथन सुसंगत नहीं है? इसमें व्यक्ति निरपेक्षता रहती है, यही यहाँ गलत हो जाएगा, क्योंकि व्यक्ति निरपेक्षता नहीं रहती है तो एक निजी जो होती है, निजी संपत्ति होती है लिखने वाले की। इसमें तात्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति होती है, क्योंकि हम अपने साथ जो भी कुछ घटित होता है हम उसी दिन उसको लिखते हैं, तो तात्कालिक संवेदनात्मक भावों की अभिव्यक्ति इसमें होती है। इसमें समय और स्थान के संदर्भ में अभिव्यक्ति दी जाती है। इसमें लेखक के आत्म एक गुण तथा प्रवृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है। इसी आगे जो है प्रश्न तुम्हारे लाडले भाई ने, ये जो उस समय किताबों से प्रश्न आते थे, किताबों वाले प्रश्न आ गए हैं यहाँ सारे के सारे। अब लगातार पीयूष प्रज्ञा प्रवाह जो पुस्तक थी, पीयूष प्रवाह जो पुस्तक थे, उन सारे के सारे पुस्तकों के प्रश्न अब यहाँ दिए गए हैं। अब यहाँ जो 56 का प्रश्न है, सरयू में संकलित रचना आलोपी, यहाँ तक ये किताबों के प्रश्न है। अब ये जो प्रश्न है आदिकालीन साहित्य से संबंधित, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी आदिकालीन साहित्य से संबंधित आपको यहाँ गलत प्रश्न छांटना है। तो दोहा आदिकालीन अपभ्रंश साहित्य का प्रमुख छंद है, ये सही है। दोहा कोश और तरिया गीतों की भाषा शैली में कोई अंतर नहीं है, तो ये यहाँ गलत हो जाएगा। दोहा कोशों और तरिया गीतों की भाषा शैली जो है वो दोनों की अलग अलग है, ये यहाँ कह रहा है कि इनमें कोई अंतर नहीं है। तरिया पद एक प्रकार के गीत होते हैं जो सामान्यतः अनुष्ठान के समय गाए जाते हैं। आदिकालीन बौद्ध सिद्धों ने दोहा कोशों के साथ साथ तरिया पदों की भी रचना की थी, तो ये बाकी 3 सही हैं, ये यहाँ गलत है। रचना और रचनाकार की दृष्टि से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? तो प्रबंध चिंतामणि विनय चंद्र सूरी की नहीं है, यही विकल्प सही नहीं है। प्रबंध चिंतामणि आप बताएं कि किसकी रचना है? पाहुड़ दोहा राम सिंह की है, नेमिनाथ चरियू हरिभद्र सूरी की है और भविष्यत कहा धनपाल की है। हिंदी साहित्य का आरंभ 693 ईस्वी से मानने वाले इतिहासकार इनमें से कौन से हैं? तो राम कुमार वर्मा है। साथियों ये प्रश्न मेरा गलत हो गया था वहाँ, क्योंकि मुझे ये 993 नजर आए वहाँ पर, 993 से फिर मैंने जो है रामचंद्र शुक्ल को कराई थी। ये प्रश्न मुझे आज भी याद है कि मैं कैसे मैंने गलत देख लिया, गलत मेरी मानसिकता बन गई, मैंने समझ लिया और ये प्रश्न मेरा गलत हुआ था उस समय। ये राम कुमार वर्मा जी हैं। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि इनमें से किसे माना है? तो ये है सरहपाद, ये आप सभी को पता ही है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के आदिकाल यानी प्रारंभिक काल को किस नामों से संबोधित किया है? तो उन्होंने संधि काल एवं चारण काल कहा है। ये हमारे 60 प्रश्न हो गए साथियों। इसके आगे के 60 प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे और उसके बाद मनोविज्ञान के जो 30 प्रश्न है वो हम अलग से वीडियो में देखेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। आप ऐसे ही जुड़े रहिए और वीडियोज़ को देखते रहिए। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अक्सर कई साथी किताब का नाम पूछते हैं, तो किताब का नाम ये आपको दिख ही रहा है, सरसा पब्लिकेशन से। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।